हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, अगर आप हिंदी का एग्जाम देने गए हो और हिंदी के पेपर में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी के पेपर में आप कैसे पास होगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही ट्रिक बताने वाला हूं कि हिंदी के पेपर को कैसे पास करें। मेरे प्यारे बच्चों, 100 नंबर का हिंदी का पेपर होता है। गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों की आप 70 से 75 नंबर आराम से ला दोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 95% ला सकते हो। 95% वही लड़का ला सकता है जो दिन रात मेहनत करके अच्छे से पढ़ाई किया है और बिल्कुल करेक्ट करेक्ट आंसर लिखेगा मेरे प्यार बच्चों। लेकिन इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे ट्रिक की वजह से आप 70 से 75 नंबर ला सकते हो। और जो विद्यार्थी एक दिन भी नहीं पढ़े हो हिंदी, तो वो मेरे प्यार बच्चों पास हो सकते हो। तो हर साल वीडियो बनाता हूं, इस साल भी वीडियो बनाया हूं, अगले साल वीडियो बनाया तो मेरे प्यार बच्चों 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख बच्चों ने इस वीडियो को प्यार दिया था और बहुत सारे बच्चों ने पास भी हुए थे। कमेंट उनका बहुत पॉजिटिव था। और इस वीडियो को देखने के बाद जब रिजल्ट आपका आएगा तो फिर आप मेरे वीडियो पे जरूर से जरूर कमेंट करोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं। हिंदी का मेरे पास 2025 का पेपर है और एडमिट कार्ड लेकर जाना है आप लोगों को। अनुक्रमांक और नाम यहाँ पे अपना डाल लेना है और इस पेपर को मैं खुद अपने हाथों से सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। देखिए मेरे प्यार, जो सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से स्टार्ट है। प्रश्न नंबर तीसरा से बोला है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरे प्यार बच्चों, यहाँ पे गद्यांश दिया है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। एक बात अगर हम बताऊं तो गद्यांश देखिए 10 नंबर के लिए आता है। ये क्लास 12th का पेपर है। अगर वही क्लास 10th का पेपर आता है मेरे प्यारे बच्चों, तो गद्यांश 6 नंबर का आता है। कितने नंबर के लिए आता है? 6 नंबर का। तो क्लास 10th वाले बच्चे जल्दी से 6 नंबर पक्का कर लें और क्लास 12th वाले बच्चे 10 नंबर पक्का कर लें। कौन सा ट्रिक है कि अगर कोई भी गद्यांश दुनिया को नहीं आ रहा है उसको कैसे आप लिखोगे। देखिए मान लीजिए ये वाला गद्यांश है, गद्यांश दिया है, ठीक है। और तीसरा प्रश्न है। तो देखिए लिखने का तरीका क्या है मेरे प्यार बच्चों, ताकि एग्जामिनर जो है मेरे प्यार बच्चों प्रभावित हो सके और पूरा का पूरा नंबर दे पाए। क्या तरीका है मैं बताता हूं। देखिए जो जो बताऊंगा सेम उसी तरह प्रोसेस फॉलो करना आपको। सबसे पहले मेरे प्यार बच्चों हेडिंग डालनी पड़ेगी आपको। चलिए हेडिंग डालते हैं। क्या था? प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा। तो यहाँ पे आपको हेडिंग अच्छे से एकदम आपको राइटिंग वगैरह अच्छे से बनाकर लिखना है। जैसे प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा, तो आप लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा, ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि हाँ बिल्कुल टॉपर लड़का लिखा है। तो प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा। फिर स्केल की सहायता से इसके नीचे आपको अंडरलाइनिंग खींचना पड़ेगा ताकि दिखने में बेहद अच्छा लगे। जैसे मैं यहाँ पे स्केल की सहायता से अंडरलाइनिंग खींच रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही आपको खींचना है। तो प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बताएं तो इसमें दो ऑप्शन देता है आपको। एक ये पहला वाला दिया है। अगर ये नहीं आप करना चाहते मेरे प्यारे बच्चों, तो एक पीछे आपको देखिए अथवा करके दिया है। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा अथवा करके। अब दोनों में से कोई एक ही आपको करना होता है। तो अगर मान लीजिए कि दोनों में से कोई एक करना है तो इसको कैसे लिखोगे, ठीक है, कि एग्जामिनर को मालूम चले कि दोनों में से आपने कौन सा किया है। उसके लिए आपको हिंट की जरूरत पड़ेगी, संकेत की जरूरत पड़ेगी। तो आप मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखोगे संकेत। क्या लिखोगे? यहाँ पे हेडिंग बनाओगे संकेत। और संकेत कैसे लिखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? देखो संकेत का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये होता है कि आगे की कुछ वर्ड उठा लो। जैसे भाषा स्वयं संस्कृति, यहां तक उठा लो। भाषा स्वयं संस्कृति। चलिए मेरे साथ लिखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे नोट कीजिए कि भाषा लिखेंगे आप, भाषा स्वयं संस्कृति। स्वयं संस्कृति। हिंट कैसे लिखा जाता है पहले ये सीखिए। एग्जामिनर को यही ज्यादा प्रभावित करेगा, ठीक है, क्योंकि आपके आंसर चेक करने से पहले एग्जामिनर आपकी हेडिंग देखता है। तो भाषा एवं संस्कृति लिखने के बाद यहाँ पे भाषा स्वयं संस्कृति लिखने के बाद डॉट 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 लगाएंगे। फिर लास्ट की लाइन आप लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जैसे है कि आवश्यकता है, तो लास्ट की लाइन आप लिखिएगा यहाँ पे आवश्यकता है। आवश्यकता है। ऐसे आपको मेरे प्यार बच्चों संकेत लिखना है। इससे यह होगा कि एग्जामिनर को मालूम चल जाएगा कि आप दोनों में से कौन सा आप गद्यांश किए हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों इसके नीचे 5 प्रश्न है, पांचों प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला वाला प्रश्न कि पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो ये पहला वाला है, तो आप लिखिए मेरे प्यार बच्चों यह पहला वाला। अब एक चीज बताता हूं आपको, अगर आपको आंसर सही सही मालूम रहता तो आप डायरेक्ट एक हेडिंग डालते पाठ का शीर्षक और दूसरी हेडिंग डालते लेखक का नाम और डायरेक्ट उनका आंसर लिख देते। लेकिन यहाँ तो आंसर आपको मालूम है नहीं कि किस चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक कौन है, आपको तो मालूम नहीं है। जब आपको मालूम ना हो तो आप कैसे लिखिएगा, उसका तरीका ऐसे है। आप इस तरह लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अगर आंसर मालूम रहता तो डायरेक्ट लिख देते, आंसर नहीं मालूम है तब बना कर लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी
पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक हिंदी के, लिखेंगे हिंदी के गद्यखंड में संकलित, हिंदी के गद्यखंड में संकलित, क्योंकि गद्यांश है तो गद्यखंड, यही पद रहता तो पदखंड लिखते हैं, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित। अब मेरे प्यारों जो यहाँ पे अब चैप्टर का नाम लिखना है, संकलित। अब यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखना है, मैं बॉक्स बना देता हूं। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको तो मालूम है ना कि किस चैप्टर से लिया गया है, तो आपके ही किताब में बहुत सारे चैप्टर होंगे, जैसे राष्ट्र का स्वरूप है, रॉबर्ट नर्सिंग होम है, अशोक के फूल है मेरे प्यारे बच्चों, भाषा और आधुनिकता है, ठीक है। तो बहुत सारे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो उसका कोई भी नाम अगर आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों ना, तो यहाँ पे नाम फिलअप कर दीजिए। कोई भी नाम मालूम है तो यहाँ पे नाम फिलअप, लेकिन याद रहे ब्लैक पेन से नहीं, नीले ही पेन से। ब्लैक पेन से लिखोगे तो एग्जामिनर का ध्यान चला जाएगा, एग्जामिनर देख लेगा गलत लिखा आपने। नीली पेन से ही आपको पूरा का पूरा आंसर देना है, ठीक है। तो गद्य खंड में संकलित कोई भी चैप्टर लिख लीजिएगा, फिर आगे लिखेगा पाठ से लिया गया है, क्या लिखेंगे, पाठ से लिया गया है, पाठ से लिया गया है, ऐसे लिखना है, लिया गया है। जिसके लेखक, लिखिएगा इसके लेखक, इसके लेखक कौन है भाई, तो यहाँ पे भी मैं बॉक्स बनाता हूं, ठीक है। अब इसके लेखक कौन है, तो आपको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे राष्ट्र का स्वरूप, इनके लेखक कौन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। रॉबर्ट नर्सिंग होम के कौन है, श्री कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर जी। अशोक के फूल के आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी। भाषा और आधुनिकता चैप्टर के कौन है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो कोई भी नाम मालूम है ना, तो यहाँ पे नाम कोई भी लिख लीजिएगा, ठीक है। कोई भी नाम मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन छोड़िएगा मत, आपको ऐसे फिलअप कर देना है। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का कंप्लीट, ठीक है। पहला का आंसर आपने इस तरह कंप्लीट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अब दूसरा देना है, तो आप लिखोगे यहाँ पे दूसरा, क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा। और एक चीज और मैं बता देता हूं मैं, कि जिसमें पाठ और लेखक का नाम लिखा जाता है उसे बोलते हैं संदर्भ। तो यहाँ पे हेडिंग आप बना कर लिखिएगा, पहले यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बता देता हूं मैं, पहले हेडिंग डाल दीजिएगा संदर्भ, क्योंकि जिसमें पाठ और लेखक का नाम लिखा जाता है उसे संदर्भ बोलते हैं। तो ये हेडिंग आपकी बन जाएगी संदर्भ। संदर्भ हेडिंग बनाने के बाद ही लिखिएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित इस चैप्टर पाठ से लिया गया, और इसके लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों, ये है जो भी नाम लिखना चाहते हैं। तो ये हो गया पहले का आंसर कंप्लीट, ऐसे आपको करना है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद दूसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। अब एक लाइन छोड़ने के बाद आप हेडिंग, तो दूसरा मेरे प्यारे बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग हमने डाल दिया। आप कैसे लिखना है, तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब मेरे प्यारे बच्चों, जहां तक अंडरलाइन किया गया कि भाषा एवं संस्कृति का एक अटूट अंग है, संस्कृति परंपरा से निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। अब इसका हमें व्याख्या बताना है, व्याख्या आपको आ नहीं रहा है, तो पहली हेडिंग ऐसे लिखिएगा, मतलब इसमें स्टार्ट कैसे कीजिएगा, कि लेखक कहते हैं कि, क्या लिखेंगे, कि लेखक कहते हैं कि, लेखक कहते हैं कि, क्या कहते हैं, आप देखिए कैसे लिखोगे, तो लेखक कहते हैं कि भाषा एवं संस्कृति का एक अटूट अंग है। ये वाली लाइन लिखेंगे, भाषा एवं संस्कृति का एक अटूट अंग है, यहां तक फुल स्टॉप तक। इसको लाइन को लिखने के बाद जैसे इस लाइन को लिखेंगे, फिर आप उसके बाद आगे नहीं लिखना है, उसी में आपको जोड़कर मेरे प्यारों को कुछ ना कुछ उसको एक्सप्लेन करना है। जो मैंने लिखा है कि भाषा एवं संस्कृति का एक अटूट अंग है, उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखना है। जैसे कुछ लिखोगे इसके बाद फिर अगली लाइन, मतलब अंडरलाइन यहां तक किया गया ना, फिर लिखोगे संस्कृति परंपरा से निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, मतलब यहां तक फिर नोट कीजिएगा वही चीज हूबहू, यहां तक नोट कर दिया। इसके आगे फिर आगे नहीं नोट करना है, अपने से बारे में कुछ ना कुछ ऐड करके ही उसके बीच में आपको कुछ लिखना है, ठीक है। इसके बाद तब आप लिखोगा उसके गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, फिर उसके बाद ये वाली लाइन लिख दीजिएगा, और लिखने बाद फिर आगे उसी लाइन को कुछ ना कुछ अपने से बनाकर एक्सप्लेन करना है। तो व्याख्या ऐसे किया जाता है, अगर नहीं आ रहा है तो बता देता हूं, ठीक है। ऐसे आपको मेरे प्यार चूक करना है, एग्जाम में पूरा नंबर देगा, एक नंबर नहीं काट सकता है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए तीसरा प्रश्न करना है, एक लाइन छोड़ दीजिए, अब यहाँ पे डालेंगे तीसरा। तीसरा प्रश्न मेरे प्यार बच्चों क्या है, कि बोला है कि नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है। तो नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है मेरे प्यार बच्चों, तो देखिए नए खोज की यहाँ पे लिखा है कि नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यक है, ठीक है, महती आवश्यकता है, ठीक है। मतलब मेरे प्यार बच्चों आंसर मिल गया आपका। तो तीसरे का ये वाला जो है वही आंसर है, इसी पैसेज में से लिखना होता है, तो ये वाला आंसर आपका मिल गया। तो तीसरे का जैसे आप लिखोगे मेरे प्यार बच्चों, दो लाइन
तो यह 2 लाइन आप लिखोगे तो ये पेज आपका भर जाएगा। जब आपका पेज भर जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप यहाँ लिखिए पीटीओ। क्या लिखेंगे? पीटीओ। पीटीओ को तो था पेज टर्न ओवर। ठीक है, इसी को देखकर एग्जामिनर जान जाएगा कि भाई आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, तब आप लिखो। बहुत सारे बच्चे लिखते नहीं है, बहुत सारे बच्चे क्या 90% बच्चे पीटीओ नहीं लिखते हैं, लेकिन आपको लिखकर और अच्छे नंबर लेकर आना है। नहीं आ रहा है फिर भी देखिए, लिखने का तरीका मेन करता है डिपेंड कि आप लिख किस प्रकार रहे हो। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारों एक चीज और बताना भूल गया हूं, हर एक पेज पे आपको रोल नंबर लिखना है। हर एक पेज पे आपको रोल नंबर लिखते जाना है 10 अंकों का। इससे यह होगा कि आपकी कॉपी नहीं कोई चेंज कर सकता है। ठीक है, तो रोल नंबर आपको लिखना है। इसके बाद मेरे प्यारों पीटी हो गया, फिर आप पेज को पलट दीजिए। पेज को आपने पलट दिया, इसके बाद आप हम देखेंगे तीसरा प्रश्न भी हमने कर दिया। अब चौथा प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न देखिए यह है कि संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है। ये तीसरा चौथा प्रश्न है। तो चलिए यहाँ पे चौथा डाल लीजिए, ये हो जाएगा आपका चौथा पॉइंट। क्या बोला है मेरे प्यारों कि संस्कृत का एक अटूट अंग क्या है। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारों यहाँ पे लिखेंगे कि पहली ही लाइन बोला है कि भाषा एवं संस्कृति का एक अटूट अंग है। बस इतना ही आपको लिखना है कि भाषा एवं संस्कृति जो है, संस्कृति का एक अटूट अंग है। बस इतना ही आपको लिखना है, वही प्रश्न हमसे बोला था। बस उतना ही उत्तर लिखेंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। एक लाइन छोड़िए, फिर यहाँ पे पांचवा डालेंगे। पांचवा मैं प्रश्न दिखाता हूँ क्या है, बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी के पेपर को पास करना। ठीक है, पांचवा है कि किसके लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। तो देखिए मेरे प्यारे, यहाँ लिखा है कि सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप से देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। पूरा का पूरा आंसर मिल रहा है, कहीं ढूंढने की जरूरत भी नहीं, पूरा का पूरा पैसेज में ही सारा का सारा आंसर छिपा हुआ है। बस लो भाई, यहां तक आपका आंसर पूरा कंप्लीट। अब यहां से एग्जामिनर जो मेरे प्यारे बच्चों ना, अब मैंने कहा कुछ याद करने के लिए, कुछ भी नहीं याद था आपको, लेकिन पूरा पूरा आंसर आपने दे दिया और एग्जामिनर यहां से आपको 10 नंबर मेरे प्यारे बच्चों दे देगा। ठीक है, हो गया क्लियर आप लोगों का। चलिए अगला प्रश्न बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 4 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है, तो प्रश्न नंबर 4 हम पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 4 है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। पद्यांश आ गया, पद्यांश 10 नंबर और हाई स्कूल में 6 नंबर के लिए आता, क्योंकि उसके नीचे 3 प्रश्न होते हैं। पद्यांश आ गया, प्रश्न उत्तर 4। आप क्या कीजिएगा, हेडिंग डालिएगा, यहां से एक लाइन का गैप दीजिएगा, इसके बाद डालिएगा प्रश्न उत्तर 4। लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 4। तो प्रश्न उत्तर संख्या आप 4 लिख दिए, इसके नीचे स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर दें ताकि दिखने में अच्छा लगे। ये है प्रश्न उत्तर संख्या 4। ठीक है, अब मेरे प्यारों इसमें भी 2 ऑप्शन दिया है कि या तो ऊपर करने वाले तो ऊपर कर लो, नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, अथवा करके नीचे आपको दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप कौन सा कर रहे हो, इसके लिए आपको संकेत की जरूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ लिखोगे संकेत। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, संकेत लिखेंगे। और संकेत कैसे लिखा जाता है मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को कि शुरू के 2 वर्ड उठा लीजिए। जैसे यहाँ बोला है कोई प्यारा, क्या बोला है, कोई प्यारा, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 शब्द यहाँ पे लिख लीजिए। कोई प्यारा, तो आप लिखिएगा कोई प्यारा। क्लियर है, और इसके बाद डॉट 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 का निशान लगाते चलते चलिए। इसके बाद लास्ट की लाइन, लास्ट की लाइन क्या है मेरे प्यार, चूमना चाहती है। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा कि चूमना चाहती है, ताकि एग्जामिनर को मालूम चल जाएगा कि आपने दोनों में से कौन सा आपने किया है। चूमना चाहती है, ऐसे हो गया, एग्जामिनर को मालूम चल जाएगा दोनों में से आपने कौन सा किया है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इसके नीचे 5 प्रश्न है। पहला है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पहला आप लिखने जा रहे हो तो यहाँ पे डालेंगे पहला। संदर्भ पूछा है तो लिखेंगे यहाँ पे संदर्भ। ठीक है, ये हेडिंग हो गया, ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालना है। संदर्भ, संदर्भ मैंने बताया यह पद्यांश है, वो गद्यांश था तो हमने क्या लिखा था, प्रस्तुत गद्यांश। यह पद्यांश लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक। लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक। हिंदी के, हिंदी के, अब यह पद लिखेंगे हिंदी के पद खंड से, या हिंदी के पद खंड में संकलित, ये पद है ना, पद पद खंड में संकलित, या पद खंड लिख सकते हैं। तो पद खंड में संकलित किस चैप्टर से लिया गया है, अब चैप्टर का नाम मालूम नहीं है तो इसके लिए मैं डब्बा बना देता हूं आपको भरने के लिए। अब आपको मालूम नहीं है, बहुत सारे चैप्टर है मेरे ख्याल से पद्यांश में, जैसे पवन दूतिका है, पवन दूतिका के जो है अवधेश सिंह उपाध्याय हरिवंश जी हैं, कई कई के अनुताप है मैथिली शरण गुप्त जी हैं, एक गीत है जयशंकर प्रसाद जी का, और श्रद्धा मनु भी जयशंकर जी प्रसाद जी का ही है। तो कोई भी मालूम है तो यहाँ पे आप फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है, कोई भी नाम मालूम है, लेकिन याद रहे ब्लैक पेन से नहीं, नीली ही पेन से।
इस पार्ट से लिया गया है, लिखेंगे इस पार्ट से लिया गया है, इस पार्ट से लिया गया है, जिसके रचयिता, लेखक नहीं लिखेंगे, रचयिता, जिसके रचयिता या जिसके रचयिता की जगह जिसके कवि ऐसा लिख सकते हैं। जिसके कवि कौन है? अब यहाँ मेरे प्यारे बच्चों मैं फिर बॉक्स बना देता हूँ, आप कुछ भी लिख दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद लिख दीजिए, मैथिली शरण गुप्त जी लिख दीजिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी लिख दीजिए, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, बस इतना कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। एक लाइन छोड़ने के बाद फिर यहाँ पे दूसरा नंबर आप लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों। फिर बोला है दूसरा नंबर मेरे प्यारे बच्चों क्या, कि प्रस्तुत पद्यांश में राजा ने अपनी तुलना किससे की है? तो इस बोला है कि प्रस्तुत पद्यांश में राजा ने अपनी तुलना किससे किया है? तो मेरे प्यारों से देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में राजा ने अपनी तुलना किससे की, अब इसी में से बना के लिखना है। तो आप लिख दीजिएगा मेरे प्यारों से, जैसे कि बोला है कि बतला फूल सी एक बाला, मतलब आप कह सकते हैं कि फूल से तुलना की है, तो आपने बना के लिख दीजिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश में राजा ने अपनी तुलना फूल से किया है। ठीक है, ऐसे आप आंसर लिख दीजिएगा। वहीं तीसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो मैंने अभी बताया आप लोगों को रेखांकित अंश का व्याख्या कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये पेज जब दूसरा का आंसर जो बोला हूं मैं लिखोगे तो ये पेज भर जाएगा। ठीक है, ये पेज आपका भर जाएगा। अब नेक्स्ट पेज लेते हैं। देखिए मेरे प्यार, नेक्स्ट पेज हमने ले लिया और तीसरा प्रश्न कर रहे हैं। तीसरा है मेरे प्यार रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आप हेडिंग बना लो कि रेखांकित अंश की व्याख्या। अभी मैंने तरीका आपको बताया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करने का सही तरीका क्या है, कैसे लिखोगे कि एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। तो रेखांकित अंश की व्याख्या, पहले तो हेडिंग बनाइए। आपने हेडिंग बना लिया, वहां पे हम लोग लिखते थे कि लेखक कहते हैं कि, यहाँ पे लिखेंगे कवि कहते हैं कि, लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि, क्या कहते हैं, तो कवि कहते हैं कि कोई प्यारा कुमकुम कुम्हला गेहे गए जो मैं पढ़ा हो। ये लाइन ही लिखना है, ये पूरी लाइन। पूरी लाइन जब लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे पूरी लाइन लिख दिया आपने। पूरी लाइन लिखने के बाद उसके आगे एक लाइन नहीं लिखना है, उसी लाइन के बारे में आपको कुछ ना कुछ कम से कम 5-7 शब्दों में यहाँ पे उसका व्याख्या करना है। उसके बारे में कुछ ना कुछ जोड़ के, उसके बारे में कुछ ना कुछ बनाकर, कोई कीवर्ड पकड़ लीजिए, उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख के एक्सप्लेन कीजिए, तब जाके मेरे प्यारे बच्चों दूसरी लाइन पे आइए। यहाँ तक है ना अंडरलाइन, कि तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। ठीक है, ये वाली लाइन फिर लिखिएगा, लिखने के बाद फिर इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। हो गया मेरे प्यारे बच्चों व्याख्या, ऐसे करना है। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न भी कर दीजिएगा कि श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को कौन चुमना चाहता है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे बोला है खुद कि मलान हो कमल पग को चुमना चाहती है। कौन? मलान चुमना चाहती है। हो गया। फिर बोला है कि राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती है? तो मेरे प्यारों को लिख दीजिएगा कि क्या संदेश देना चाहती है। तो लिख दीजिएगा, पहली लाइन तो यही उतारिएगा कि राधा पवन दूतिका के मुरझाए हुए पुष्प के माध्यम से यही संदेश देना चाहती है कि, क्या संदेश देना चाहती है कि कोई प्यारा कुमकुम कुमला गेहूं जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरणों पर ला डाल देना उसी को। ठीक है, ये दो लाइन मेरे प्यारे बच्चों लिख दीजिएगा। अगर ये दो लाइन नहीं लिखना चाहते हो तो उसके बाद ये दो लाइन लिख दीजिएगा, हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट। क्लियर है? तो ये पद्यांश लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो गद और पद 20 नंबर क्लियर करा दिया मैंने आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए, अब है पांचवा प्रश्न। पांचवा का क, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा जो है 80 शब्द में होना चाहिए। अब पांचवें का क कर रहे हो तो यहाँ पे देखिए एक लाइन छोड़िए, यहाँ पे लिखिए प्रश्न उत्तर संख्या पांचवें का क। हेडिंग आपको बिल्कुल सही सही डालना है। ठीक है, तो प्रश्न उत्तर संख्या पांचवें का क है, तो आप लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या पांचवें का क। ठीक है, ऐसे। अब मेरे प्यार बच्चों पांचवें का क लिख रहे हो। अब मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे जीवन परिचय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आया हुआ है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के, हरिशंकर परसाई में देखिए कोई भी जीवन परिचय आ जाएगा मेरे प्यार बच्चों, कोई भी जीवन परिचय। देखिए उसका लिखने का तरीका मैं बता देता हूँ, कोई भी आ जाएगा आप लिख दोगे। जीवन परिचय लिखने का तरीका मेरे प्यार बच्चों यही है। ठीक है, वो दोनों में काम करेगा। वही ट्रिक कवि में भी काम करेगा और वही ट्रिक मेरे प्यारे बच्चों आपके लेखक में भी काम करेगा, दोनों में काम करेगा। ठीक है, तो मैं कुछ इंपोर्टेंट, देखिए मैं कुछ इंपोर्टेंट लेखक का भी आपको जीवन परिचय बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए लेखक का पहले समझिए। देखिए लेखक का जीवन परिचय, अगर आपको जीवन परिचय लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिखता हूँ डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अगर हमें जीवन परिचय लिखना है, ठीक है, तो क्या ट्रिक लगाएंगे? देखिए ट्रिक यही है कि एग्जामिनर दो ही चीज देखेगा और दो ही चीज आपको याद करना है, क्योंकि आपको एग्जाम में ज्यादा याद तो हो नहीं रहा है, आप कुछ पढ़े लिखे हो नहीं। ठीक है, तो देखिए एक जन्म याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों अभी, और एक मृत्यु याद कर लीजिए, दो चीज याद कर लीजिए। और एक रचनाएं होती है, जैसे जन्म की अगर हम बात करें तो 1907 में इनका जन्म हुआ था।
और मृत्यु की बात करें तो 1989 में इनकी मृत्यु हुआ था। बस यही दो चीज लिखना है। इसके बाद रचनाएं हेडिंग डालिए। रचनाएं में कौन सा आपको लिखना है? इनकी रचनाएं जैसे अशोक के फूल, क्या है? अशोक के फूल हैं। इसके बाद आपके कबीर हैं, फिर मेरा बचपन की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो आप कहोगे सर बस इतना लिखना से नंबर मिल जाएगा? तो इसको लिखने का तरीका होता है ना, उसको चाहोगे तो एक पेज में बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो। कैसे लिखने का तरीका यह है, सबसे पहले आप जीवन परिचय यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा, जीवन परिचय। जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद कैसे लिखा जाता है मेरे प्यार छो, कि डॉक्टर हजारी प्रसाद का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था। वो बहुत उदार किस्म के व्यक्ति थे। वो उनका बचपन से ही वो इंटेलिजेंट थे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो कवि और लेखक बने वो बुद्धिमान ही होंगे। उनकी बचपन में पढ़ने की बहुत सारी इच्छाएं थी, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए। फिर उन्होंने घर पे ही अपने से ही स्वाध्याय, अपने से ही उन्होंने हिंदी, फारसी, उर्दू भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। फिर वो धीरे धीरे रचनाएं लिखने लगे, बहुत सारी रचनाएं उनकी प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, फिर वो इस विद्यालय में चले गए, वहां पे अध्यापन का कार्य किया उन्होंने। फिर उनको इस चीज से पुरस्कृत किया, अलंकृत किया गया, काशी विद्यापीठ से पुरस्कृत किया गया। ठीक है, ऐसे आप बनाते चलिए। फिर लास्ट में लिख दीजिएगा कि किसी रोग के कारण, ठीक है, उनकी मृत्यु सन 1989 ईस्वी में हो गई। जिनकी रचनाएं अशोक के फूल, कबीर, मेरा बचपन, आप ऐसे बना के लिख सकते हैं। बस उसको जब जितना मैं बोला हूं अगर उसको आप लिखोगे तो एक पेज में हो जाएगा। अपने से बढ़ा चढ़ जब लिखते जाओगे ना तो आपको वर्ड मिलते जाएंगे। यही ट्रिक मेरे प्यारों चो सब में काम करेगा। चलो ठीक है मेरे प्यारों चो, चलिए और मैं बता देता हूं और जो इंपोर्टेंट जो एग्जाम में आने वाले हैं, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का मैं कुछ इंपोर्टेंट चीज बता देता हूं, उसको नोट कर लो। जैसे इनका जन्म, आप इनका जन्म नोट कीजिए, इधर आप मृत्यु इनका नोट कीजिए। जैसे इनका जन्म हुआ था सन 1904 ईस्वी में। कब? 1904 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु की अगर हम बात करें तो 1967 में इनकी मृत्यु हुआ था। रचनाएं लिख दीजिएगा उनकी रचनाएं, जैसे पृथ्वीपुत्र, कला और संस्कृति, भारत की एकता, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, और एक और सबसे ज्यादा पूछा जाता है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ये याद कर लीजिए। बाकी मैं तो तरीका बता दिया हूँ कि कैसे आपको बना के पूरा एक पेज में आपको लिखना है, ये तरीका तो आपको मालूम ही है। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की अगर हम बात करें, तो अगर जन्म की अगर हम बात करें, इधर आपका मृत्यु है। तो जन्म जो हुआ था मेरे प्यार, जो सन 1919 ईस्वी में हुआ था। अब मृत्यु जो हुआ था 2005 में हुआ था। कितने में मेरे प्यार, जो 2005 में हुआ था। बस रचना की अगर हम बात करें तो साहित्य और समाज, मेरे विचार, शोध और बोध, ये महत्वपूर्ण उनकी रचनाएं हैं। बस इतना याद कीजिए, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। 3-4 मैंने बता दिया ना, ठीक है, हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर भी ज्यादातर पूछा जाता है, इनका भी। ठीक है, तो तरीका मैं बता दिया हूँ लिखने का मेरे प्यार, जो बस 3 ही चीज आपको इंपोर्टेंट है। एक आपका जन्म, मृत्यु, रचना है। रामधारी सिंह का जन्म जो हुआ था मेरे पास 1908 में। मृत्यु की अगर हम बात करें तो 1974 में। रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण कुछ है, जैसे रेणुका हुआ, हुंकार हुआ, उर्वशी हुआ, ये महत्वपूर्ण रचनाएं उनकी। तो इतना ही आपको याद करना है। क्लियर है मेरे प्यार, जो डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो ऐसे आप लोगों को कर देना है मेरे प्यारों। क्लियर है? चलिए, तो रामधारी सिंह दिनकर तो मेरे प्यारों ये कवि हैं। ठीक है, तो अभी मैंने लेखक का बताया, कवि का भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो कवि का भी आपको याद हो गया। ठीक है, एक कवि महत्वपूर्ण है। एक कवि और बता देता हूँ, मैथिली शरण गुप्त जी का, यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो मैं लेखक का भी बता दिया, साथ ही साथ आपको कवि का भी बता दिया। तो मैथिली शरण गुप्त जी की अगर हम बात करें, तो इनका जो जन्म हुआ था मेरे प्यार बच्चों, ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1886 ईस्वी में। मृत्यु की अगर बात करें तो 1964 में। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को लिख देना है। तो चलिए, क्लियर है? इसी तरह आपको बनाते, जो मैं स्ट्रक्चर बताया उसी तरह बना बना के आप लोगों को लिखना है। तो चलिए, लेखक का जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय भी कंप्लीट हो गया। यहाँ से 10 नंबर भी आपको ट्रिक की मदद से मिल जाएगा। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 6 कि लाठी और ध्रुव यात्रा की कहानी का उद्देश्य है। अब मेरे प्यार बच्चों देखिए, या तो लाठी का बताइए या तो ध्रुव यात्रा का बताइए। अगर ये दोनों नहीं कर पाओगे तो अथवा करके एक और ऑप्शन दिया हुआ मेरे प्यार बच्चों, कि या तो पंचलाइट का बताइए, कि पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। अब ये जो है मेरे प्यार बच्चों, एक बार पढ़ लेना, एक बार पढ़ लेना मेरे प्यार बच्चों, एक बार पढ़ लेना। ठीक है, पढ़ के अपने से बना के लिख देना। अब आपको सर पढ़ने वाली बात है तो ट्रिक क्यों बता रहे हैं? कैसे हम लोग अगर नहीं पढ़ रहेंगे तो अब क्या करेंगे? तो मेरे प्यार में बता रहा हूँ। जैसे अगर नहीं पढ़े हो तब क्या करोगे? तब पंचलाइट कहानी का सारांश, ये हेडिंग बना लेना। हेडिंग बनाने के बाद मेरे प्यार बच्चों, ये जो पैसेज आपको दिखाई दिया है ना, पैसेज, ये पैसेज पूरा का पूरा उठा के छाप देना। ठीक है, तो एग्जामिनर को मालूम चलेगा कि आपने कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है। अब नहीं पढ़ोगे तो यही तो लिखोगे, पूरा पैसेज छाप लेना।
छोड़ के आने से बेहतर है कि पूरा पैसे लिख दो। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा उसको लगे कुछ लिखा है, तो हो सकता है कि 5 में 2 नंबर आपको दे ही दे। नहीं तो एक बार पढ़ लिए रहोगे पंचलाइट कहानी के बारे में, बस एक बार पढ़ लिए रहोगे, 5-6 मिनट का वीडियो है, पढ़ लिए रहोगे तो उसके बारे में बना के भी लिख सकते हो। तो ये तरीका है, लेकिन छोड़ के नहीं आना है आपको मेरे प्यार बच्चों। इसी तरह ये खंड काव्य आता है, और खंड काव्य मेरे प्यार बच्चों जिला वाइज आता है। ठीक है, जिला वाइज कितने नंबर, 5 नंबर के लिए आता है खंड काव्य, 80 शब्द में लिखना होता है। अब मेरे प्यार बच्चों इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। पहले आप ये पता लगाइए कि आपके जिला में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है। कहीं श्रवण कुमार तो नहीं पूछा जाता है, रश्मि रथी तो नहीं, त्यागपति तो नहीं, आलोक वृत्त तो नहीं। ठीक है, तो ये पता करना पड़ेगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है। वैसे खंड काव्य और दिया हुआ है यहाँ पे, सत्य के जीत मूर्तिज्ञ, तो इतने दिया गया है। पहले आप देख लीजिए कि आपके जिला में कौन सा पूछा जाता है, उसको एक बार रीड कर लीजिए। ये तो फिक्स टॉपिक है कि आएगा तो आएगा, वही आएगा, तो उसके बाद पढ़ के याद करके चले जाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अगला है खंड ख। खंड ख में मेरे प्यारे बच्चों वही है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब एक गद्यांश आ गया, तो देखिए खंड ख है ना, तो खंड ख हमेशा जब खंड ख स्टार्ट होगा तो नए पेज से आपको प्रारंभ करना होगा, इतना बात याद रखिए। नए पेज से आपको, खंड ख है तो आप यहाँ डालेंगे खंड ख। खंड ख आपकी हेडिंग हो गया। खंड ख के बाद प्रश्न उत्तर 8वां क कर रहे हो तो आप डालेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 8वें का क। प्रश्न उत्तर संख्या 8वें का क कर रहे हो तो 8वें का क मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, इसमें भी 2 दिया है। ठीक है, तो क कर रहे हो मेरे प्यार बच्चों। अब देखिए इसमें बोला है कि आप ये वाला कर रहे हो कि अथवा करके ये वाला कर रहे हो, तो इसमें भी संकेत की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें भी मेरे प्यार बच्चों संकेत डाल दीजिए। संकेत डालने का तरीका मैंने बताया है कि शुरू के लाइन फिर डॉट डॉट लास्ट के लाइन, ये संकेत हो गया। और इसमें जो होता है मेरे प्यार बच्चों, ये 7 नंबर के लिए आता है। इसमें 2 ही चीज होता है, एक तो आप संदर्भ लिखिए, एक तो आप मेरे प्यारों चो इसका हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संदर्भ लिखने का तरीका यही है मेरे प्यारों चो, जैसे उसको लिख रहे थे ये, इसमें जैसे इसमें बस आपको संस्कृत भाग लिखना है। क्या लिखना है कि संस्कृत भाग लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग से लिया गया है। बस इतना ही लिखना है, संदर्भ में संस्कृत भाग से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। और किस चैप्टर से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो चैप्टर का नाम है, तो चैप्टर का नाम कोई भी आपको मालूम है, जैसे ये है आपका भोज्य स्वदामी, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, संस्कृत भाषा या महत्वम। ठीक है, यह कुछ नाम मैं बताया हूँ। ठीक है, तो आपको भी मालूम होगा, ये लिख दीजिएगा। जिनको नाम नहीं मालूम है तो इसी में से कीवर्ड उठा लेंगे कि यहाँ से कि सुवर्ण सुवर्ण राज हंस चैप्टर से लिया गया है, संघर्ष से चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, अति गर्वेर चैप्टर से लिया गया है। इसी में से चैप्टर का नाम बना लीजिए। ठीक है, नहीं मालूम रहेगा तो यही दिमाग लगाएंगे आप। इसके बाद हिंदी अनुवाद, तो हिंदी अनुवाद जब करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप जो उधर पैसेज दिया था वो पैसेज में से आप लिख दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, या इधर भी पैसेज आपको दिया है तो यही पैसेज आप लिख दोगे, तो ये हिंदी के अनुवाद का काम कर देगा मेरे प्यारे बच्चों। तो समझ में आ गया आप लोगों का ना। तो ऐसे आप लोगों को दिमाग लगाना है मेरे प्यारे बच्चों। तो संस्कृत का गद्यांश और संस्कृत पद्यांश भी आप कर दोगे, 14 नंबर यहाँ से भी आपको क्या हो गए, क्लियर हो गए। चलिए अब ये आइए 10वां, ये जब 10वां चैप्टर मेरे 10वां प्रश्न है, वो बोला कि अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब मेरे प्यारों चो ये आ गया, इसमें भी बोला गद्यांश के शीर्षक का नाम। तो मैंने आप लोगों को गद्यांश सॉल्व करने का ट्रिक अभी जस्ट शुरू में ही बताया, वही ट्रिक सारे पे रूल पे लागू होगा, चाहे कोई भी गद्यांश है, पठित है चाहे अपठित है, वही दिमाग आपको सारे गद्यांश में लगाना है। इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूं। ठीक है, आप कर लीजिएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब हम बात करेंगे, 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक और बच गया। ठीक है, उसको मैं बता देता हूं। ये सारे टॉपिक आप याद कर लीजिएगा। देखिए रस, अलंकार, छंद, ये 3 टॉपिक आपको याद होना चाहिए, याद भी होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक फॉलो नहीं होता, इसमें डायरेक्ट परिभाषा और उदाहरण देना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको देना पड़ेगा। तो ये तीनों टॉपिक तो याद भी होगा। 2 टॉपिक और बच गया, एक बच गया आपका आवेदन पत्र और एक बच गया निबंध। ठीक है, तो देखिए आवेदन पत्र यहाँ पे बताता हूं कि जब पत्र लिख रहे हो, पत्र लेखन का एक ही ट्रिक फॉलो होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि कोई भी पत्र लेखन लिख ले रहे हो ना, तो यहाँ पे सबसे पहले पता लिखिए जिसको लिख रहे हो। पता लिखने के बाद उसके नीचे दिनांक लिखिए। दिनांक लिखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लिखिए सेवा में। ठीक है, दिनांक के बाद सेवा में नहीं, दिनांक के बाद विषय डालिए कि किस विषय में आप ये पत्र लिख रहे हो। इसके बाद डालिए सेवा में मेरे प्यारे बच्चों, सेवा में फिर यहाँ पे महोदय डालिए। ठीक है, महोदय बाद लिखिए सविनय निवेदन है कि, क्या लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि। ठीक है, लिखने बाद जो भी कंडीशन है उस कंडीशन के बारे में मेरे प्यारे बच्चों लिख दीजिए। जिसने बोला कि विद्यालय के प्रधानाचार्य को शिक्षक पद पर अपनी नियुक्ति हेतु योग्यता सहित आवेदन पत्र लिखना है, तो उसके बीच में अपना जो कंडीशन है कंडीशन लिख दीजिएगा, लास्ट में अपना हस्ताक्षर वो कर देगा, सिग्नेचर कर देगा।
ठीक है, हो गया भाई। बस ये तरीका होना चाहिए। एग्जामिनर पहले पता देता है, दिनांक देता है, विषय देता है, फिर आगे की कुछ लाइन पढ़ता है, नंबर दे देता है। तो कोई भी पत्र लेखन लिखने के लिए आ जाए तो आप मेरे प्यारों से यही ट्रिक का इस्तेमाल आप लोगों को करना है। चलिए आगे बात करते हैं। एक प्रश्न और छूट गया आपका, निबंध। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपके पास 5 निबंध है, इन पांचों में से कोई भी निबंध लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। निबंध में सिर्फ फर्क पड़ता है तो हेडिंग का। पहला हेडिंग वो प्रस्तावना एग्जामिनर देखेगा ही देखेगा, तो प्रस्तावना हेडिंग बिल्कुल आपका एकदम करेक्ट होना चाहिए। और लास्ट हेडिंग आपका उपसंहार बिल्कुल सही होना चाहिए। 2 हेडिंग तो एग्जामिनर चेक करेगा ही करेगा। एक बात और बता देता हूं, 9 नंबर के लिए निबंध आता है, तो निबंध जब भी लिख रहे हो तो याद रहे कि 7 से लेके 8 हेडिंग उसके बीच होना चाहिए। 7 से लेके 8 हेडिंग, ये नहीं कि एक हेडिंग हमने डाल दिया कि आतंकवाद की समस्या, कारण और निवारण, पूरा लिखना चालू कर दिया, नहीं। अब आतंकवाद की समस्या और कारण हेडिंग डालिए तो प्रस्तावना डालिए। आतंकवाद की समस्या क्या है, आतंकवाद के कारण क्या है, आतंकवाद के निवारण क्या है, 3 हेडिंग तो यही बन गया। एक हेडिंग ये 4 बन गया। ठीक है, आतंकवाद को रोकने के लिए निवारण दिया ही दिया है। लास्ट में आप 5वीं हेडिंग उपसंहार डाल दो, हो गया। 4 5 5 6 हेडिंग बना के लिख दोगे, नंबर आपको मिल गया। तो ऐसे करना है। लो मेरे प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा पेपर को पूरा का पूरा सोल्यूशन बता दिया। और मेरे प्यारे बच्चों, जो ट्रिक मैंने बताया उसके मदद से आप 70 से 75 नंबर आराम से ला सकते हो, कोई रोक नहीं सकता है। बस थोड़ा राइटिंग जो है, अपनी राइटिंग बेहद अच्छे करके थोड़ा लिखना, तो और नंबर एक्स्ट्रा बढ़ सकता है आपका। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।